छोटे से गांव में बाबूलाल नाम का एक आदमी रहता था। बाबूलाल के परिवार में उसकी बेटी आरती और उसका बेटा अर्जुन था। बाबूलाल के पास अपने कोई खेत नहीं थे। वह दूसरे के खेतों में काम करके अपना घर चला रहा था। उसकी भगवान में बहुत ही श्रद्धा थी और वह भगवान कृष्ण का भक्त था। सुबह काम पर जाने से पहले वह हमेशा ईश्वर से प्रार्थना किया करता था। बाबूलाल की बेटी अब जवान हो चुकी थी, तो बाबूलाल और उसके बेटे अर्जुन ने मिलकर उसकी लड़की की शादी के लिए काफी धन भी इकट्ठा कर लिया था। उसकी बेटी की शादी अब तय हो चुकी थी। जब यह बात गांव के जमींदार को पता चली तो जमींदार सोचने लगा। तो बाबूलाल की बेटी की शादी तय हो गई है। बाबूलाल बहुत ही खुददार आदमी है। सारे गांव ने मुझसे कर्ज ले रखा है, लेकिन एक वो ही अकेला ऐसा आदमी है जिसने मुझसे कर्ज नहीं लिया। आज तक वह मेरे सामने कभी कर्ज मांगने के लिए नहीं आया। उसे इस बात का बहुत घमंड है। मैं भी देखता हूँ यह शादी कैसे होती है। अभी रंगा और कालू को बुलाता हूँ। असल में रंग और कालू पुराने चोर थे और वह पैसों के लिए जमींदार के सभी उल्टे सीधे काम किया करते थे। ऐसा सोचकर जमींदार ने रंगा और कालू को बुलवाया और उनसे कहने लगा, मेरी बात ध्यान से सुनो। पता लगाओ कि बाबूलाल ने अपनी बेटी की शादी के लिए जो जेवर बनवाए हैं वह कहां पर रखे हैं, और तुम दोनों जाकर उनको चुरा लो। कुछ भी करके मुझे वह जेवर चाहिए, नहीं तो तुम दोनों की खैर नहीं। तुम दोनों बिना काम किए वापस मत लौटना। मैं बाबूलाल को अपने पैरों पर गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहता हूँ। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए जमींदार जी, आज रात को ही आपका काम हो जाएगा। फिर रंगा और कालू दोनों रात को बाबूलाल के घर में चोरी करने के लिए घुस गए और मौका मिलते ही उसके सारे जेवर और धन चुरा लिया और वापस जमींदार के पास पहुंचे और कहने लगे, जमींदार जी ये लीजिए, हमने आपका काम कर दिया। यही है सारा धन और सारे जेवर। जेवर और पैसों को देखकर जमींदार सोचने लगा। अब देखता हूँ मैं बाबूलाल को कि वह अपनी लड़की की शादी कैसे करता है और मेरे पास कैसे नहीं आता। अपने आप को बड़ा खुददार समझता है। अब तो उसे मेरे पास आना ही पड़ेगा। अगली सुबह जब बाबूलाल को पता चला कि उसके घर में चोरी हो चुकी है, तो वह जोर जोर से चिल्ला चिल्लाकर गांव वालों के सामने कहने लगा, हे मुरारी, मैंने तेरी इतनी भक्ति की और यह मेरे साथ क्या हो गया। 2 ही दिन के बाद मेरी बेटी की शादी है। अब मैं लड़के वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा। पिताजी, अब जो होना था वह तो हो गया। अब आगे क्या करना है यह हमें सोचना चाहिए। शादी को तो हम तोड़ नहीं सकते। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अगर ये शादी टूट गई तो हमारी आरती की बहुत ही बदनामी हो जाएगी। मुझे तो लगता है कि आपको जमींदार से कुछ रकम उधार में ले लेनी चाहिए, ताकि हम आरती की शादी आराम से कर सकें। बाद में हम कुछ ना कुछ करके सारा कर्जा चुका ही देंगे। अभी हम लोगों को सिर्फ शादी के बारे में ही सोचना चाहिए। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। मैं अभी जमींदार साहब के पास जाकर कुछ पैसे कर्ज लेकर आता हूँ। यह कहकर बाबूलाल जमींदार के पास जाने के लिए घर से निकल गया। जमींदार बाबूलाल को अपने घर पर आता हुआ देखकर कहने लगा, आओ बाबूलाल आओ, कैसे आना हुआ? सुना है तुम्हारी बेटी की शादी तय हो गई है। मालिक हुई तो है, लेकिन एक अनर्थ हो गया। कल रात को मेरे घर पर चोरी हो गई और जितने भी जेवर और पैसे थे वह सब चोर उठाकर ले गए। अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? जमींदार को तो पहले से ही सब कुछ पता था, फिर भी वह नाटक करते हुए कहने लगा, अरे यह तो बहुत बुरा हुआ। खैर तुम चिंता मत करो। ये बताओ कि यहाँ पर कैसे आना हुआ? मालिक, उसी बारे में मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ। आप तो जानते हैं कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। इसी वजह से मुझे धन की आवश्यकता है। बाबूलाल के मुंह से यह बातें सुनकर जमींदार मन ही मन बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा, ये हुई ना बात। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। देखो बाबूलाल, कर्ज तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम चुकाओगे कब? तुम्हारे पास तो गिरवी रखने के लिए भी कुछ नहीं है।
मालिक, मैं और मेरा बेटा दोनों बहुत ही मेहनत करेंगे, बहुत काम करेंगे और जल्दी से जल्दी आपकी पाई पाई चुका देंगे। मुझ पर विश्वास कीजिए मालिक। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ। ऐसा कहकर जमींदार ने रकम की थैली रामू को पकड़ा दी। रामू वो पैसे लेकर वहां से चला गया और फिर उसने अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से की। कुछ दिनों के बाद उसका बेटा अर्जुन बाबूलाल से कहने लगा, पिताजी, शादी तो बहुत ही अच्छे से निपट गई। अब हमें जमींदार का कर्जा भी चुकाना होगा। इतना कहकर अर्जुन गांव में काम ढूंढने के लिए निकल जाता है। वह पूरा दिन गांव में काम ढूंढता रहा। बहुत सारी जगह जाकर उसने पूछा, लेकिन उसे कहीं पर भी कोई काम नहीं मिला। आखिरकार वह निराश होकर अपने घर वापस आ गया और अपने पिता से कहने लगा, पिताजी, मैंने गांव में बहुत काम ढूंढा, लेकिन मुझे कहीं पर भी कोई काम नहीं मिल रहा। मैं जमींदार के यहाँ पर भी गया था, लेकिन उन्होंने भी मुझे मना कर दिया। मुझे लगता है कि गांव में शायद मुझे कोई काम नहीं मिल पाएगा, इसलिए मुझे शहर में जाकर ही काम ढूंढना पड़ेगा। शायद वहां पर कुछ काम मिल जाए। तुम ठीक कहते हो बेटा। तुम तो जानते ही हो कि मैंने आज तक कभी किसी से उधार नहीं लिया। पहली बार हमारे मुश्किल समय में जमींदार ने हम पर भरोसा करके पैसे दिए हैं। जमींदार एक अच्छा आदमी है, हमें उसके पैसे समय रहते लौटा देने चाहिए। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। मैं शहर जाकर कुछ ना कुछ काम जरूर ढूंढ लूंगा और जल्दी से जल्दी जमींदार का कर्जा लौटा दूंगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इतना कहकर अर्जुन शहर चला गया। और किस्मत का करना ऐसा हुआ कि वहां पर उसे एक सेठ के यहाँ पर अच्छी नौकरी मिल गई। कुछ ही दिनों के बाद विजय पैसे कमाकर गांव वापस लौट आया। लौटते ही उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, आपके आशीर्वाद से मुझे शहर में अच्छी नौकरी मिल गई है और मैंने अच्छी खासी रकम भी जमा कर ली है। इतना बोलकर उसने रकम की थैली अपने पिता को दी और कहा, पिताजी, अब आप जाकर जमींदार का सारा कर्जा चुका दीजिए। बेटा, यह तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। मैं दिन रात यही सोचता रहता था कि जमींदार का पैसा समय पर लौटा पाऊंगा या नहीं। आज तुमने यह खुशखबरी देकर मुझे चिंता मुक्त कर दिया है। मैं अभी जाकर जमींदार का पैसा वापस लौटा आता हूँ। अच्छा पिताजी, आप जाइए और पैसे लौटा आइए, लेकिन मुझे तो अभी के अभी शहर वापस जाना होगा, क्योंकि मुझे अभी वहां पर काफी काम है। मैं वापस निकलता हूँ। ये कहकर अर्जुन वापस शहर की तरफ लौट गया। इसके बाद बाबूलाल पैसे लेकर जमींदार के घर की तरफ चल दिया। जमींदार के घर पहुंचकर वह जमींदार से कहने लगा, जमींदार जी, राम राम। आओ बाबूलाल, कैसे आना हुआ? क्या तुम्हें और पैसों की जरूरत पड़ गई? नहीं मालिक, मैं तो पुराना लिया हुआ कर्ज वापस लौटाने के लिए आया हूँ। आपने आवश्यकता के समय मेरी सहायता की, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अरे वाह, बड़ी जल्दी पैसों का इंतजाम कर लिया तुमने। लेकिन जमींदार मन ही मन सोच रहा था, अगर इसने इतनी जल्दी कर्जा चुका दिया तो मुझे ब्याज बहुत ही कम मिलेगा। इस तरह से मेरा तो कर्जा देने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। इस अनपढ़ ग्वार बाबूलाल से और पैसे निकलवाने होंगे। वह ऐसा सोच ही रहा था कि तभी बाबूलाल ने बोला, जमींदार साहब, मेरे बेटे ने शहर जाकर बहुत मेहनत की, इसलिए आज मैं पैसे चुका पा रहा हूँ। बांके बिहारी की कृपा से विजय को शहर में नौकरी मिल गई है। अच्छा, तो अर्जुन शहर जाकर पैसे कमाने लगा है। इसके बाद जमींदार ने एक कागज निकाला और बाबूलाल को देते हुए कहने लगा, देखो बाबूलाल, मैंने इस पर्ची के ऊपर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं और यह लिख दिया है कि तुम्हारा कर्ज अब चुकता हो गया है। तुम पढ़ लो। मालिक, मुझे तो पढ़ना लिखना आता नहीं है। आपने बोल दिया, बस इतना ही काफी है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है।
तभी बाबूलाल के अनपढ़ होने का फायदा उठाते हुए चालाकी से जमींदार ने उसको पानी लेने के लिए भेज दिया। और जैसे ही बाबूलाल पानी लेने के लिए अंदर गया, जमींदार ने वह कागज छुपाकर रख दिया और बाबूलाल को दोबारा कर्जा दिया है, ऐसा लिखकर उसने बाबूलाल को दूसरा कागज थमा दिया। बाबूलाल वो कागज लेकर वहां से चला गया। वहां से जाते ही बाबूलाल सोच रहा था, अच्छा हुआ कि मेरा कर्जा निपट गया। बांके बिहारी की कृपा से मेरी बेटी की शादी भी अच्छे से हो गई और बेटा भी कमाने लगा। अब मुझे और क्या चाहिए। इस तरह से बाबूलाल अब निश्चिंत हो गया। ऐसे ही कुछ दिन बीते, सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी अचानक एक दिन जमींदार के कुछ लोग रामू के घर पर आ गए। कहने लगे, बाबूलाल, ओ बाबूलाल, जल्दी से बाहर आ। बाबूलाल घर से बाहर आकर कहने लगा, बोलो भाई, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो। बाबूलाल, तुमने जो जमींदार जी से कर्जा लिया था वह तुमने अभी तक नहीं लौटाया। हम वही कर्जा वसूल करने के लिए आए हैं। यह सुनकर बाबूलाल हैरान रह गया और बोला, अरे भाई, ये तुम क्या कहते हो। मैंने तो जमींदार जी का सारा पैसा सूद समेत वापस लौटा दिया है। तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई होगी। हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई और ज्यादा भोले मत बनो। चुपचाप हमारे मालिक का पैसा लौटा दो। यह नौटंकी किसी और के सामने करना, वरना हमें और भी तरीके आते हैं पैसे निकलवाने के। और तुम तो अपने आप को भगवान कृष्ण का भक्त कहते हो ना, और अभी तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे भाई, ये क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हो। मेरे भगवान ने मुझे ऐसा छल कपट करना नहीं सिखाया। मैंने कहा ना कि मैंने सारा कर्जा लौटा दिया है। मैं खुद गया था लौटाने के लिए। तुम जाकर जमींदार साहब से पूछ लो। हमारे मालिक ने ही तो भेजा है हमें यहाँ पर। हमारे मालिक क्या पागल हैं जो बिना किसी वजह से हमें तुम्हारे पास पैसा लेने के लिए भेजेंगे। तुम नाटक करना बंद करो और चुपचाप पैसे निकालो, वरना तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। तुम्हें हम सिर्फ 2 दिन की मोहलत देते हैं। 2 दिन के अंदर अंदर कुछ भी करके जमींदार साहब का कर्ज चुका दो, वरना अंजाम क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकते। जमींदार के आदमी बाबूलाल को डरा धमकाकर वहां से चले गए। बाबूलाल बहुत ही परेशान हो गया। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह दौड़ा दौड़ा जमींदार के घर पहुंच गया और कहने लगा, जमींदार जी, ये सब क्या हो रहा है। आपके लोग मेरे घर पर पैसा मांगने के लिए क्यों आए थे। मैंने तो अपने हाथों से आपको सारा पैसा लौटा दिया था ना। बाबूलाल, ये तुम क्या कह रहे हो। पिछली बार तुम मेरे पास पैसे लौटाने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें और भी पैसा दिया था। अब बहुत दिन हो चुके हैं, मेरा सारा पैसा वापस लौटा दो। इसीलिए मैंने अपने आदमी तुम्हारे घर पर भेजे थे, लेकिन तुम तो सीधा मुकर ही गए हो। तुम तो बहुत ईमानदारी की बातें करते थे ना। कहां गई तुम्हारी ईमानदारी। मैंने तुम्हें बिना कुछ भी गिरवी रखे पैसे दिए थे। यह मेरी ही गलती थी जो मैंने तुम्हें पैसा दिया। बाबूलाल को यह सुनकर गुस्सा आ गया और वह कहने लगा, जमींदार, तुम इतने झूठे और मक्कार इंसान निकलोगे, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं तो तुम्हें एक बहुत ही अच्छा इंसान समझता था। अब मुझे समझ में आया कि बिना कुछ गिरवी रखे हुए तुमने मुझे पैसा क्यों दिया था। तुमने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया है। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। याद रखना, उसके घर में देर है, अंधेर नहीं। वह इंसाफ जरूर करेगा। तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। यह सब भाषण किसी और के सामने देना। मुझे तो मेरा पैसा चाहिए। मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिन की मोहलत देता हूं। अगर तुमने इन 2 दिनों में मेरा पैसा मुझे नहीं लौटाया तो उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। तुम जानते नहीं कि मेरे आदमी मेरे एक इशारे पर तुम बाप बेटे का क्या हाल कर देंगे। अब यहां से निकलो, मुझे और भी काम है। निराश होकर बाबूलाल वहां से वापस आ गया। वो काफी परेशान था। बाबूलाल न्याय पाने के लिए गांव के मुखिया के पास जाने का फैसला कर लेता है। बाबूलाल अगले दिन सरपंच के घर पर पहुंचा और उन्हें जमींदार की सारी सच्चाई बताई। और फिर यह मामला गांव की पंचायत में पहुंच गया। उसी दिन पंचायत की कार्रवाई शुरू हुई। बाबूलाल ने जमींदार पर आरोप लगाया है
कि जमींदार ने उसके साथ धोखाधड़ी की है। बाबूलाल का कहना है कि उसने जमींदार से अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ रकम उधार ली थी और सूद समेत उसे वापस भी लौटा दी थी, लेकिन जमींदार का कहना है कि बाबूलाल ने उसे पैसे नहीं लौटाए। जमींदार, तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? सरपंच जी, बाबूलाल मेरे पास आया था। उसने कहा था कि उसकी बेटी की शादी के गहने और पैसे चोरी हो गए हैं। बाबूलाल ने मुझसे पैसे मांगे और मैंने उसकी हालत पर तरस खाकर उसे बिना कुछ भी गिरवी रखे पैसे दे दिए। मुझे नहीं मालूम था कि वह ऐसा आदमी निकलेगा। मैंने आवश्यकता के समय उसकी सहायता की और रामू ने मेरे साथ ही धोखा कर दिया। बाबूलाल ने मुझे कोई पैसे नहीं लौटाए और यह सारे गांव वालों से कहता फिरता है कि उसने मुझे पैसे लौटा दिए हैं। नहीं सरपंच जी, ये झूठ बोल रहा है। मेरे बेटे अर्जुन ने बहुत ही मेहनत करके पैसे कमाए थे और जमींदार को मैंने पैसे लौटा भी दिए थे। मेरे बेटे को गांव में कोई काम नहीं मिला था, इस वजह से उसने शहर जाकर काम ढूंढा और जी तोड़ मेहनत की, पैसे कमाए और मैंने जमींदार का कर्जा वापस कर दिया। जमींदार झूठ बोल रहा है, मेरा विश्वास कीजिए सरपंच जी। मैंने खुद जाकर जमींदार को सूद समेत पैसे वापस लौटा दिए थे। बाबूलाल की बात सुनकर सरपंच ने कहा, बाबूलाल, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुमने जमींदार के पैसे लौटा दिए हैं? जी सरपंच जी, मेरे पास एक पर्ची है जो खुद जमींदार ने मुझे दी थी और उस पर लिखा था कि मैंने सारा कर्जा कर दिया है। जमींदार ने उस कागज पर हस्ताक्षर भी किए थे। ये कहते हुए बाबूलाल ने वह पर्ची सरपंच को दे दी जो जमींदार ने उसे दी थी। सरपंच वह पर्ची देखने लगा और बाबूलाल से कहने लगा, बाबूलाल, क्या तुम जानते भी हो कि इस पर्ची में क्या लिखा है? जैसा तुमने कहा है वैसा तो इस पर्ची पर कुछ भी नहीं लिखा। इस पर तो लिखा है कि तुमने जमींदार से और भी कर्जा लिया है। यह सुनकर बाबूलाल हैरान होते हुए कहने लगा, नहीं सरपंच जी, यह सरासर झूठ है। जमींदार ने मुझसे कहा था कि उसने इस पर मेरा कर्जा चुकता हो गया है, ऐसा लिखा है और अपने हस्ताक्षर भी किए हैं। अब मैं ठहरा अनपढ़ गवार आदमी, मैंने जमींदार की बात पर भरोसा कर लिया और यह कागज अपने पास रख लिया। मुझे नहीं मालूम था कि जमींदार मेरे अनपढ़ होने का फायदा उठा रहा है। अब आप ही फैसला कीजिए सरपंच जी, सबूत आपके सामने है। बाबूलाल सरासर झूठ बोल रहा है। इसने मुझे कोई पैसे नहीं लौटाए, बल्कि इसने मुझसे और भी पैसे उधार लिए थे। अब आप ही इंसाफ कीजिए। सारे सबूत तो यही कहते हैं कि जमींदार सच बोल रहा है। फिर भी बाबूलाल, मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। बाबूलाल, कल पंचायत में तुम्हें अपनी बेगुनाही का सबूत देना होगा और आज की सभा यहीं समाप्त होती है। बाबूलाल बहुत ही परेशान था। वह सीधा अपने घर गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मेरी सहायता कीजिए। मैं बुरी तरह से फंस गया हूँ। मैंने जमींदार को सारा कर्जा लुटा दिया था, फिर भी जमींदार मुकर गया है। अब आपके सिवाय मेरा और कोई सहारा नहीं। आप तो अंतर्यामी हैं, आपको सब पता है। आपसे भला क्या छुपा है। मैंने जमींदार को पैसे लौटाए तो वहां पर कोई और मौजूद नहीं था, लेकिन आप तो मौजूद थे ना। भले ही किसी ने ना देखा हो, लेकिन आपने तो सब कुछ देखा है कि जमींदार का पैसा मैंने वापस लौटा दिया था। मेरी लाज रखो प्रभु, वरना मुझे सबके सामने अपराधी घोषित कर दिया जाएगा। आज आपको अपने भक्त की लाज रखनी ही पड़ेगी। उस जमींदार ने ऐसा षड्यंत्र रचा है कि उसके षड्यंत्र को पार करना अब मेरे बस की बात नहीं है। मेरे पास आपके अलावा अब कोई सबूत नहीं है। आप ही मेरे गवाह हैं और आप ही मेरे सबूत हो। बाबूलाल यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। बाबूलाल ने दरवाजा खोला तो उसके सामने एक नौजवान खड़ा था। कौन हो भाई तुम, और तुम्हें किससे मिलना है? मेरा कान्हा है और मुझे आपके बेटे अर्जुन जय ने भेजा है, जो कि शहर में नौकरी कर रहा है। बात यह है कि मैं पास के ही गांव रोशनपुर में रहता हूँ। मैं और अर्जुन दोनों शहर में एक साथ ही नौकरी करते हैं। अर्जुन के पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए थे। वह पैसे उसने मेरे पास आपके लिए भिजवाए हैं।
क्योंकि मैं अपने गांव रोशनपुर आ रहा था तो उसने यह पैसे मुझे थमा दिए और आपको देने के लिए कहा। बाबूलाल अपने बेटे के दोस्त को देखकर बहुत ही खुश हुआ और कहने लगा, आओ बेटा कान्हा आओ, तुम भी मेरे बेटे जैसे ही हो। और फिर उसे घर के अंदर बुला लिया। बाबूलाल ने कान्हा की खूब आओ भगत की, उसे खाना खिलाया। कान्हा ने अपने साथ लाए हुए पैसे बाबूलाल को थमा दिए और कहने लगा, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे अपने गांव निकलना होगा। बेटा अब तो दिन ढल चुका है और तुम आज की रात यहीं पर रुक जाओ, सुबह चले जाना। बाबूलाल इस बात पर राजी हो गया। इसके बाद वे दोनों बैठकर बातें करने लगे। बातों ही बातों में बाबूलाल ने कान्हा को अपनी सारी आपबीती बता दी कि किस तरह से जमींदार ने उसके साथ धोखा किया और जो कर्जा वह वापस कर चुका है, उस कर्जे के लिए जमींदार उसे बदनाम कर रहा है। बाबूलाल की सारी व्यथा सुनकर कान्हा कहने लगा, चाचा जी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मुझे पूरा यकीन है कि कल सुबह तक कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकल आएगा। ईश्वर ने चाहा तो भरी पंचायत में आपकी बेगुनाही साबित हो ही जाएगी और उस जालिम जमींदार का भांडा फूट जाएगा। कल मैं भी आपके साथ पंचायत में चलूंगा। ठीक है बेटा, तो तुम भी मेरे साथ पंचायत में चलना। मुझे ऐसा लगेगा कि जैसे मेरा बेटा ही मेरे साथ है। आधी रात तक बातें करने के बाद वे दोनों सो गए। अगली सुबह जब पंचायत शुरू हुई तो सभी पंच, जमींदार, बाबूलाल, कान्हा और गांव के कई लोग मौजूद थे। जब पंचायत की कार्यवाही शुरू हुई तो जमींदार सोचने लगा कि आज तो मजा आने वाला है। आज भरी सभा में बाबूलाल की इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी और अपने आप को यह बहुत ही खुददार समझता है ना। आज इसकी सारी खुददारी चूर चूर हो जाएगी। आज के बाद यह किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। जब सभी लोग वहां पर जमा हो गए तो सरपंच ने कहा, बोलो बाबूलाल जमींदार के खिलाफ आज तुम क्या सबूत लेकर आए हो? बाबूलाल आंखों में आंसू लिए हुए इधर उधर देखने लगा। जमींदार बाबूलाल को देखते हुए बोला, सरपंच जी, आप भी किसकी बातों में आ गए? इस बाबूलाल की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास मत कीजिए। जब यह मेरे पास आया था तो इसने पैसे दोबारा से उधार लिए थे। अब आप समय बर्बाद मत कीजिए और अपना फैसला सुना दीजिए। सच में हम और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकते। हमने फैसला कर लिया है, जमींदार सच बोल रहा है। इससे आगे सरपंच जी कुछ और कहते, उतने में ही एक आवाज आई, रुकिए सरपंच जी, मैं इस जमींदार की सारी सच्चाई को जानता हूँ। ये सुनकर सारे गांव वाले उस नौजवान की तरफ देखने लगे, जबकि जमींदार हैरान रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस नौजवान को देखकर सरपंच ने कहा, तुम कौन हो? पहले तुम्हें इस गांव में कभी नहीं देखा। सरपंच जी, यह कान्हा है, मेरे बेटे का मित्र। अच्छा नौजवान, अब यह बताओ, जब बाबूलाल जमींदार के यहाँ पर पैसे देने गया था तो क्या हुआ था? सरपंच जी, उस दिन बाबूलाल ने जमींदार के सारे पैसे सूद समेत वापस लौटा दिए थे। यहाँ तक कि जमींदार ने एक पर्ची के ऊपर अपने हस्ताक्षर किए और उस पर लिख दिया था, जिस पर जमींदार ने खुद लिखा था कि बाबूलाल का सारा कर्जा चुकता हो चुका है, और उस पर जमींदार ने खुद के हस्ताक्षर भी किए थे। और इतना ही नहीं, बाबूलाल के घर पर जो चोरी हुई थी वह भी जमींदार ने ही करवाई थी। वह सारा चुराया हुआ धन और जेवर जमींदार के घर पर ही इसकी तिजोरी में मिल जाएगा। कान्हा की ऐसी बातें सुनकर तो जमींदार के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। वह सोचने लगा, कौन है यह आदमी और इसको सारी बातों का कैसे पता चल गया? सरपंच अपने आदमियों को जमींदार के घर भेजता है। थोड़ी ही देर के बाद सरपंच द्वारा भेजा हुआ वह आदमी जेवर और पर्चा लेकर वापस आ गया और वह सामान उसने सरपंच जी को दे दिया। वह देखकर सरपंच की आंखें भी फटी की फटी रह गईं। सरपंच भी सोच में पड़ गया और बोला, यह सब क्या है जमींदार? तुम इतनी नीच हरकत कैसे कर सकते हो? हम सभी ने यह कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतने धनवान होने के बावजूद भी इतनी गिरी हुई हरकत करोगे। तुमको शर्म नहीं आती? बाबूलाल जैसे भोले भाले आदमी पर
तुमने धोखाधड़ी का इल्जाम लगवाया, सारे गांव वालों और पंचायत को गुमराह किया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सरपंच जी, बाबूलाल ने कभी किसी के साथ कोई छल कपट नहीं किया। वह तो निस्वार्थ और स्वाभिमान से जीने वाला आदमी है। उसका स्वाभिमान ही उसके लिए सब कुछ है। बाबूलाल को नीचा दिखाने के लिए ही जमींदार ने इतनी नीच हरकत की थी। मैं तुम्हारा सारे गांव वालों की तरफ से और पंचायत की तरफ से आभारी हूँ। अगर तुम ना होते तो मैं गलत फैसला सुना देता। तुम्हारी वजह से ही आज सच्चाई की जीत हुई है। अब मैं सारे गांव वालों के सामने ने यह फैसला सुनाता हूँ कि जमींदार को मुआवजे के तौर पर बाबूलाल को चोरी की हुई रकम की दुगनी रकम देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर बाबूलाल के घर पर चोरी ना होती तो उसे कर्जा उठाने की आवश्यकता ही ना पड़ती और उसे इतनी परेशानियों का सामना ना करना पड़ता। इस तरह से सच्चाई की जीत हुई और बाबूलाल बेगुनाह साबित हो गया। सभी लोग यह देखकर बहुत खुश थे। फिर बाबूलाल अपने घर आ गया। बाबूलाल के बेगुनाह होने की बात जब उसके पड़ोसियों को पता चली तो वह भी उसे बधाई देने के लिए उसके पास आए। लोगों ने उसे खूब बधाइयां दी। इन सबके बीच में बाबूलाल कान्हा को भूल गया और थोड़ी देर बाद जब उसे कान्हा का ध्यान आया तो उसने कान्हा को इधर उधर ढूंढा, लेकिन वह उसे कहीं नहीं देखा। कान्हा ने सही वक्त पर आकर मुझे बचा लिया, पर वह कहीं दिख नहीं रहा। शायद गांव जाने की जल्दी होगी, इसलिए बिना मिले चला गया। कोई बात नहीं, जब अर्जुन शहर से आएगा तो मैं और अर्जुन दोनों मिलकर उसके गांव जाएंगे और उसको धन्यवाद कहेंगे। पूरे गांव में बाबूलाल की बेगुनाही साबित हो चुकी थी और जमींदार का नाम पूरा बदनाम हो चुका था। बाबूलाल निश्चित था, क्योंकि उसके सिर पर अब किसी भी तरह का कोई कलंक नहीं था। इस तरह से कुछ हफ्ते बीत गए और एक दिन जब अर्जुन घर आया तो बाबूलाल खुशी के मारे उसे कहने लगा, बेटा, तुमने तो आने में देर कर दी, परंतु तुम्हारे मित्र कान्हा ने सही वक्त पर आकर मेरी इज्जत बचा ली। कान्हा? कौन कान्हा पिताजी? मेरा तो इस नाम का कोई मित्र नहीं है। अरे वही कान्हा जो शहर में तुम्हारे साथ नौकरी करता है और तुम्हारे द्वारा भेजे गए पैसे पिछले हफ्ते देने के लिए आया था। नहीं पिताजी, मैं किसी कान्हा को नहीं जानता और ना ही कोई इस नाम का मेरे साथ काम करता है और ना ही मैंने उसे पैसे लेकर यहाँ भेजो। अर्जुन के मुंह से ऐसा सुनकर बाबूलाल की आंखें पार्टी के फटी रह गई और वह हैरानी से पूछने लगा, क्या बेटा सच में तू कान्हा नाम के किसी लड़के को नहीं जानता? इसके बाद बाबूलाल ने सारी बात अपने बेटे को विस्तार से बताई कि किस तरह से जमींदार ने उसके साथ धोखा किया और किस तरह से वह पंचायत का सहारा लेकर उसे सजा दिलवाना चाहता था। परंतु कान्हा नाम का एक नौजवान जो कि अपने आप को तुम्हारा मित्र बता रहा था, उसने भारी पंचायत में मेरे पक्ष में गवाही थी और जमींदार की सारी पल पट्टी खोलकर रख दी। परंतु अब तुम कहते हो कि तुम किसी कान्हा नाम के आदमी को नहीं जानते। वह तो मुझे यही कह रहा था कि उसका घर पास के गांव में है। पिताजी, अगर ऐसी बात है तो चलिए हम इसी वक्त उस गांव में जाकर पता करेंगे कि कान्हा नाम का आदमी कौन है। फिर दोनों बाप बेटे उसी वक्त कान्हा के गांव के लिए निकल गए। गांव में पहुंचकर उन्होंने गांव वालों से कान्हा नाम के नौजवान से के बारे में पूछा तो पता चला कि पूरे गांव में कान्हा नाम का कोई आदमी नहीं रहता। अब तो बाप बेटा दोनों की आश्चर्य की सीमा ना रही। वह दोनों हैरान होकर रह गए। बाबूलाल वहीं एक पेड़ के नीचे गहरी सोच में बैठ गया। वह आदमी कौन था जो मुसीबत के वक्त मेरी मदद करके चला गया? काफी सोचने के बाद वह अचानक से हंसने लगा। उसको हंसता हुआ देखकर अर्जुन ने पूछा, पिताजी, आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं? बेटा, मुझे समझ में आ गया है कि वह कान्हा नाम का लड़का कौन था। हम उसे गांव में जितना भी ढूंढ ले, लेकिन वह हमें कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वह कान्हा नहीं बल्कि स्वयं हमारे कृष्ण कन्हैया थे, जो अपने भक्त की सहायता करने के लिए आए थे। यह बोलकर दोनों बाप बेटे अपने गांव में लौट आए। धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में फैल गई कि कान्हा नाम का वह नौजवान जो बाबूलाल की मदद करके गया था, वह स्वयं ही हमारे कृष्ण कन्हैया थे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।